नमस्कार भाई सभी को, गुरुकुल दर्पण 60 के इस मंच पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम हिंदी की अगली कक्षा में चर्चा करेंगे शब्दों के बारे में। देखो बेटा, अब तक हमने वर्ण को विस्तार से पढ़ा है और वर्ण के बाद जो भाषा की अगली इकाई बनती है वो बनता है शब्द। तो आज का हमारा बिंदु रहेगा शब्द विचार। जुड़ जाइए आरंभ से ही ताकि अच्छे से आप बिंदु को समझ सके। तो आज का बिंदु हमारा बना शब्द विचार। यदि आरंभ से ही मैं आपसे बात करूं, हमने पढ़ा था भाषा की लघुतम इकाई, और भाषा की लघुतम इकाई हमने पढ़ी थी वर्ण। और ये बिंदु हम बहुत विस्तार से वर्ण विचार में या वर्णमाला में पढ़ चुके। आज बारी है अगले बिंदु की, और यहां से हमारा प्रश्न अगला आरंभ होता है कि भाषा की लघुतम इकाई वर्ण को कहा जाता है। वहीं अगला प्रश्न है, यदि यही बात यहाँ पर आरंभ हो जाए कि भाषा की लघुतम इकाई लेकिन सार्थक होनी चाहिए, तो प्रश्न यहाँ क्या बनेगा कि एक सार्थक इकाई भाषा की, लेकिन साथ में शर्त लगा दी जाए, वह भी कैसी हो, लघुतम। अर्थात बेटा जानिए कि भाषा की जो इकाई है सार्थक, सार्थक अर्थात जिसका क्या निकले, एक अर्थ आपको दे, साथ में क्या कह दिया, लघुतम भी हो, तो वो इकाई बनेगी आपकी शब्द। तो शब्द की पहचान आप करिए कि शब्द जो है हमारे वो भाषा की लघुतम इकाई है, लेकिन किस आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो प्रश्न बार बार जो पेपर में पूछा गया है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करेंगे बेटा, एसटेट है, डीएसएसबी है, एसएससी है या यूपी टेट, राजस्थान टेट, कहीं भी आप जाएंगे व्याकरण का प्रत्येक बिंदु आपके सामने यहाँ रखा जाएगा। कोई भी प्रश्न आपका ऐसा वहां नहीं मिलेगा आपको जो आप ये कहें कि जी हमने ये आपके यहाँ पढ़ा नहीं। बेटा हर प्रश्न को, हर एक एक चीज को, व्याकरण में जो बारीक से बारीक चीज है उसको हम यहाँ शामिल करते हैं। तो यहाँ जो प्रश्न बना है, जितने भी प्रश्न पिछले पेपरों में रिपीट हुए हैं ना, जिन प्रश्नों का जिक्र बार बार होता है, वो प्रश्न भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। बस आपको क्या ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है। तो यहां से जो प्रश्न बना था पेपर में, वो प्रश्न था कि भाषा की अर्थ के आधार पर, जो का तो प्रश्न बेटा पेपर में पूछा जा चुका है, आधार पर, भाषा की अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई बताएं, लघुतम इकाई, ये प्रश्न था बेटा वहां। और यहां विकल्प में वर्ण भी दिया था, शब्द भी दिए थे और वाक्य भी दिया था, और एक विकल्प बना देता है पद। देखिए ध्यान से, वर्ण, शब्द, वाक्य और पद, ये चार विकल्प आपको यहां इस प्रश्न के लिए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, अर्थ के आधार पर बताना है और भाषा की इकाई कैसी हो, लघुतम। बेटा छोटी हो लेकिन क्या देती हूँ आपको, एक अर्थ प्रदान करती हूँ। वर्ण, ध्यान दीजिए, वर्ण लघुतम जरूर है लेकिन वर्ण जो थे वो हमें कोई अर्थ प्रदान नहीं करते हैं, तो ये विकल्प तो हो नहीं सकता। वाक्य, वाक्य बेटा लघुतम नहीं होता, वाक्य तो एक पूरी इकाई भाषा की माना जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। विकल्प बचे आपके पास बी और डी, जैसा पेपर में दिखाया जाएगा। अब देखिए बेटा, शब्द और पद, आपको एक बार लगेगा शब्द भी होता है और एक बार लगेगा पद भी होता है, क्योंकि पेपर में यही होता है, चार में से दो विकल्प आप आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन उन दो में से एक को कैसे चुनना है, ध्यान से देखिए। देखो बेटा, कई कह देते हैं शब्द ही पद होते हैं, पर आप अपनी ये धारणा बदल लीजिए, शब्द और पद में बेटा अंतर होता है। आज ही समझ लीजिए दोनों इकाइयों में क्या अंतर है। शब्द, जैसे मैंने कोई भी शब्द लिखा बेटा, जैसे मैंने लिख दिया छात्र, बेटा ये शब्द है, ये पद नहीं है। पद कैसे बनेगा, राम एक छात्र है, ये बन गया आपका एक वाक्य। अब ध्यान से देखिए, छात्र शब्द यहां भी प्रयोग हुआ है और यहां भी प्रयोग हुआ,
दोनों में अंतर क्या है? देखिए बेटा, जब तक ये अकेला था तो ये आपका कहा जाएगा जी शब्द लिखा है आपने यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही ये शब्द एक वाक्य में प्रयोग हो गया, ध्यान रखिए अब ये शब्द नहीं है, अब ये जितने भी शब्द यहाँ प्रयोग हुए हैं किसी न किसी नियम के आधार पर प्रयोग हुए। तो जैसे ही शब्द बेटा एक वाक्य में बंध जाता है, वाक्य में प्रयोग हो जाता है, किसी भी व्याकरण के नियम में वो बंध जाएगा, तो वही शब्द आपके क्या बन जाएंगे? पद। यहाँ पर छात्र शब्द क्या बन गया है? पद। और जब ये अकेला था तो क्या था? शब्द। तो शब्द और पद में बेटा इतना अंतर होता है। शब्द और पद को एक कहना बहुत गलत रहेगा। अब आप अंतर समझ गए हो। विकल्प दोनों दिए हुए हैं आपके, शब्द भी दिया और पद भी दिया, लेकिन अब आपको पता है शब्द क्या होते हैं। जो अकेले अकेले प्रयुक्त होते हैं बेटा वो शब्द होते हैं। पद क्या होंगे? जब यही शब्द किसी व्याकरणिक इकाई में बंध जाएंगे, कर्ता की जगह प्रयोग हो गया, कर्म बन गया, पूरक बन गया, क्रिया बन गई, जो भी बना, वो सारे शब्द क्या बन जाएंगे? पद। तो भाषा के अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो यहाँ उत्तर आपका क्या होता? जी शब्द होता। ये प्रश्न पूछा जा चुका है और मैं आपको बता रही हूं कि बेटा मेरा प्रयास यही रहेगा, पिछले पेपर में जितने प्रश्न जैसे जैसे पूछे जाते हैं मैं आपको साथ साथ बताने का प्रयास करती हूँ। ध्यान दीजिए। तो अब आपको समझ आया कि जी शब्द क्या है? भाषा के अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई, उत्तर क्या देना है? शब्द है। अब देखिए बेटा, अब इतना तो आपको पता लग गया कि जी शब्द है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई, इतना पता आपको लग गया है कि जो शब्द है हमारे वो अर्थ के आधार पर भाषा की लघुतम इकाई कहलाता है। शब्द होता क्या है जी? यहां भी दो विकल्प आपको दिखाई देंगे। एक तो मैं कह दूं वर्णों का समूह, दूसरा विकल्प आपको दिया जाए वर्णों का सार्थक समूह, तीसरा विकल्प भी मैं आपको दे सकती हूं वर्णों का व्यवस्थित समूह। और यहां से मैं कह दूं बेटा शब्द की परिभाषा दीजिए। वर्णों का समूह शब्द है या वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाएगा या वर्णों का व्यवस्थित समूह शब्द कहलाएगा। वर्णों का समूह बेटा शब्द नहीं हो सकता, जैसे मैंने यहां लिख दिया क म ल, ये समूह बना है लेकिन ये अर्थ दे रहा है ल क और म, मैंने ये लिख दिया इसको। यहां तो ये शब्द बन गया था कमल, यहां देखिए ल क म, कोई शब्द नहीं बना है। तो वर्णों का समूह तो कहता है ये होना चाहिए, तो क्या आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है? आप कह देंगे जी ये कोई शब्द ही नहीं है, तो बेटा ये परिभाषा आपकी गलत हो गई। वर्णों का समूह हो लेकिन कैसा समूह? सार्थक। तो अभी आपने पढ़ा था ना कि अर्थ के आधार पर, अर्थात जो इकाई भाषा की हमें अर्थ देगी वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। तो यहां देखिए वर्णों का सार्थक समूह, इसी शब्द को हम ऐसे लिख ले, वही वर्ण प्रयोग करेंगे कमल, जैसे यहां हमने लिख लिया था कमल। ये बना बेटा वर्णों का एक ऐसा समूह जो क्या दे रहा है? अर्थ, वो बन गया आपका शब्द। वर्णों का व्यवस्थित समूह आप पहले पढ़ चुके हो, ये परिभाषा बनती है हमारी वर्णमाला की। तो यहाँ विकल्प हो जाता ये। तो शब्द क्या होता है जी? बेटा शब्द वर्णों का एक सार्थक समूह होता है। समूह हो लेकिन ऐसा समूह जो हमें क्या प्रदान करे? अर्थ प्रदान करे, वही हमारा क्या कहलाएगा? शब्द। और अर्थ के आधार पर लघुतम इकाई भाषा की क्या कहलाती है? शब्द। तो आज से हमारा बिंदु आरंभ होता है शब्द विचार। शब्द को आप समझ गए हैं अच्छे से? तो शब्द विचार देखिए बेटा, भाषा में आप अनेकों भाषाओं के, अपनी जो हिंदी भाषा आप प्रयोग करते हैं उसमें अनेक भाषाओं के शब्द प्रयोग करते हैं। हम मात्र हिंदी शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम उसमें विदेशी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। अपने संस्कृत शब्द हैं जिसे आप तत्सम कहेंगे,
और भी भाषाओं के शब्द आप प्रयोग करेंगे तो बेटा जितने भी शब्द मिलजुल कर जो भाषा बना रहे हैं तो वो शब्द कहाँ से आए, किस प्रकार से उनका अस्तित्व हुआ और किस प्रकार से उनका विकास हुआ। अब कोई एक आधार नहीं बन सकता है कि मैं एक आधार आपको बता दूं कि बेटा ये शब्द है और इस प्रकार से शब्द हमारे अस्तित्व में आए। बेटा शब्द जो है अनेकों प्रकार से बनते हैं, उनका वर्गीकरण भी कई प्रकार से पढ़ा जाएगा और उस वर्गीकरण में भी उनके भेद बांटे जाते हैं। तो आज से आरंभ कीजिए शब्दों का वर्गीकरण। ये जो मैं आपको एक तरह से चार्ट बनाकर दिखा रही हूं ना, ये चार्ट सबके पास होना चाहिए क्योंकि बेटा 2 से 3 प्रश्न यहां से आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो शब्दों का वर्गीकरण ध्यान देना। सबसे पहला वर्गीकरण बनता है आपका यहाँ, इतिहास के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। शब्द एक लिखा है अभी मैंने इतिहास, लेकिन इस शब्द के साथ आपको याद रखना है स्रोत की भी बात की जाएगी। इस वर्तनी को सुधार लीजिए, आप इस शब्द को ऐसे लिखते हैं स्रोत, ये कोई शब्द नहीं होता है, ध्यान रखना। ये शब्द लिखा जाएगा स्रोत, इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति। आधी वर्तनी तो हमारी व्याकरण करते करते अपने आप सुधर जानी है और बाकी जो शब्द बचेंगे कभी वो हम अपनी कक्षा में ले लेंगे। क्योंकि बेटा देखो ये शब्द आप इस रूप में लिखते हैं, मैं पहले ही बता रही हूं, और इस को वर्तनी में भी प्रयोग किया जा चुका है, ये प्रश्न बन चुका है। तो दोनों विकल्प होंगे तो ये शब्द चुना जाएगा। ये बेटा कोई शब्द नहीं होता। एक तीसरा शब्द हो सकता है, वो शब्द होगा फिर आपका ये स्तोत्र। ठीक है, ये कोई भी अर्थ नहीं देगा। स्रोत वही हो गया आपके संसाधन के रूप में। स्तोत्र होता है किसी का गुणगान करना, वंदना करना, इस प्रकार से आप इसका अर्थ ले सकते हैं, गुणगान या वंदना। तो बेटा इतिहास, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के प्रकार। तीनों शब्द मैंने इसलिए दिए हैं आधार पर शब्द, क्योंकि बेटा पेपर में इतिहास शब्द भी प्रयोग हो सकता है, स्रोत भी प्रयोग हो सकता है और उत्पत्ति भी प्रयोग हो सकती है। तो तीनों शब्द आपको याद रखने हैं। के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? यहां शब्द होंगे बेटा आपके 5 प्रकार के। यहां से आपको याद आ जाएगा तत्सम, याद आ गया हो गया, तद्भव, देशज, विदेशज, और 5वां वर्गीकरण यहां बनता है बेटा संकर शब्द को लेकर। तो ये 5 प्रकार के शब्द बनते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और अपने संकर शब्द। ये 5 आधार बनते हैं। तत्सम, तद्भव आपने कई बार सुना है, ये 5 नाम आपने सुने होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बेटा अगर आप एग्जाम की तैयारी में है तो शब्द विचार आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये बने किस आधार पर हैं वो देखना बहुत जरूरी है। तो बेटा इतिहास, स्रोत और उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 आपके ये रहे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। ये था पहला वर्गीकरण शब्दों का। दूसरा वर्गीकरण में आप पढ़ेंगे रचना, बनावट। यहां भी दोनों तीनों शब्द याद हो। रचना की बात की जाए, बनावट की बात की जाए, संरचना की बात की जाए या बात की जाए बेटा व्युत्पत्ति की, के आधार पर शब्द। कितने प्रकार के होते हैं? यहां उत्तर आएगा आपका 3 प्रकार के। 3 प्रकार के शब्द होंगे। रचना की बात हो, बनावट की बात हो, संरचना की बात हो या बात की जाए किसकी? व्युत्पत्ति की बात की जाए। इस आधार पर शब्द, पेपर में एक ही शब्द मिलना है, इनमें से कोई भी उठा सकता है, इसलिए बेटा मैं आपको सब एक साथ ही बता रही हूं ताकि वहां आपको कोई परेशानी ना आए। तो रचना, बनावट, संरचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हो गए हैं? 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के शब्द आपके कौन से हैं? यहां लिख दी हूं, देख लीजिए। एक बनेगा आपका रूढ़ शब्द, दूसरा होता है बेटा यौगिक शब्द। यहां एक नाम लेते ही उम्मीद है आपको अपने आप आगे ध्यान आ रहा होगा, क्योंकि आप केवल यहां ध्यान नहीं रखते बेटा, ये नाम सबने पढ़े हुए हैं।
यौगिक शब्द, और तीसरे होते हैं आपके योग रूढ़ शब्द। ये 3 प्रकार के आपके शब्द होंगे, किसके आधार पर? रचना, बनावट, संरचना या व्युत्पत्ति। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये था बेटा शब्द का दूसरा वर्गीकरण। तीसरे वर्गीकरण की मैं बात करूं, तीसरा वर्गीकरण बनता है प्रयोग के आधार पर। आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग हम कितने प्रकार के शब्द करते हैं? तो यहां भी उत्तर होगा बेटा आपका 3 प्रकार के। वो 3 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं? जैसे मैं कह दूं आपको, एक तो हम सामान्य शब्द प्रयोग करते हैं जो आम बोलचाल में प्रयोग होंगे, सामान्य शब्द। दूसरा बनता है तकनीकी शब्द, और तीसरे शब्द होते हैं अर्ध तकनीकी। ये शब्द बने आपके किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। कैसे कैसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं? एक तो सामान्य बोलचाल के, एक टेक्निकल्स होते हैं, टेक्निकल वर्ड जिसे आप कहेंगे। दूसरे होते हैं बेटा आपके अर्ध टेक्निकल, अर्थात जो ना तो पूरे सामान्य हैं और ना ही पूरे तकनीकी हैं, बीच वाले शब्द क्या कहलाए? अर्ध तकनीकी। ये बने किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। 3 वर्गीकरण आप पढ़ चुके हैं, इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। रचना, बनावट, संरचना या बात की जाए किसकी? व्युत्पत्ति की, वहां शब्द होंगे 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर बात की जाए प्रयोग के आधार पर, सामान्य, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। आगे वर्गीकरण और बनेगा बेटा, वो अगले पेज पर करेंगे। अगला वर्गीकरण बनता है यहां, उसी में जोड़ लेना इसको, शब्दों का वर्गीकरण। 3 वर्गीकरण हम देख चुके हैं। अगला वर्गीकरण आपका बनेगा अर्थ के आधार पर। बात की जाए अर्थ के आधार पर शब्द, एक वर्गीकरण बनेगा किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अब ये देखिए बेटा, जो अर्थ के आधार पर आपके शब्द बनते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? यहां आपको 2 चीजें याद रखनी है, 2 और 5। जी कैसे आप 2 और 5, 2 विकल्प कैसे हो सकते हैं? देखो बेटा, विकल्प या तो पेपर में आपको 2 ही दिखाई देना है कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, या विकल्प में दिखाई देगा कि अर्थ के आधार पर हमारे शब्द कितने होंगे? 5। देखो कारण क्या है यहाँ 2 और 5 होने का? जो यहाँ पर 2 मानते हैं वो बेटा शब्द मानेंगे 2 ही, एक सार्थक कह दिया जाएगा और एक यहाँ पर निरर्थक कह दिया जाएगा। ये 2 प्रकार के शब्द किसके आधार पर जी? अर्थ के आधार पर, जहां विकल्प 2 दिया हो। अब ऐसा नहीं हो सकता कि यहां विकल्प 2 भी मिलेगा और 5 भी, ऐसी स्थिति नहीं होती बेटा ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि व्याकरण में बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो अपवाद में होती है, तो वहां विकल्प उनमें से एक ही दिखाई देगा। जैसे यहाँ दोनों विकल्प बन सकते हैं, लेकिन दोनों विकल्प एक साथ पेपर में नहीं होंगे। तो जो 2 प्रकार के मानते हैं वो कहते हैं जी सार्थक और निरर्थक 2 प्रकार के शब्द होंगे। अब वो क्या करेंगे, जो इस प्रकार का वर्गीकरण करते हैं वो कहते हैं जी सार्थक शब्द 5 प्रकार के होते हैं। वो 5 प्रकार के शब्द होंगे एकार्थी, अनेकार्थी, जो आप पढ़ते हैं पर्यायवाची, जिनसे व्याकरण में बहुत सारे शब्द आप पढ़ते हैं, विलोम, और 5वां होता है बेटा यहां पर श्रुत समभिन्नार्थक शब्द। श्रुत समभिन्नार्थक शब्द, ये सार्थक शब्द का वर्गीकरण किया जाता है कितने आधार पर? 5 प्रकार के। जिन्होंने अर्थ के आधार पर माना कि हमारे शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक तो कह दिया सार्थक और दूसरा कह दिया निरर्थक। अब जो सार्थक मानते हैं वो शब्दों को कहते हैं सार्थक शब्द 5 प्रकार के होंगे। आगे चलकर वो वर्गीकरण को बढ़ाएंगे। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द
और अगला बनता है श्रुत सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थ के आधार। तो जो 2 की बात करेंगे वो इस प्रकार की बात वहां की जाएगी आपके सामने, और जो विकल्प यदि आपको 5 दिखाई दे, 2 विकल्प दिखाई ना दे, जहां 5 होगा तो वो 5 प्रकार के शब्द कौन से हैं बेटा, यही वे शब्द हैं जो उस 5 प्रकार में गिने जाते हैं। अर्थात 5 प्रकार के शब्द वही एकार्थी, यही बात की जाएगी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची, अभी मैं लिख चुकी हूं, शुद्ध सम भिन्नार्थक, ये प्रकार। तो जो सीधा 5 बात करेगा वो बेटा इन्हीं 5 की बात करते हैं। तो इसलिए अर्थ के आधार पर शब्द 2 भी कहे जाते हैं बेटा, 5 भी कहे जाते हैं। वर्गीकरण आपने देख लिया कि उनको कैसे कैसे बांटा गया है, ठीक है। 2 में जो बात करेंगे वो यहाँ इन 5 का प्रयोग करेंगे, अर्थात पढ़ने आपको ये भी यहाँ भी है। और जो सीधी 5 की बात करेंगे बेटा, जो इनको छोड़कर, निरर्थक को छोड़कर सीधी इन 5 की बात करते हैं। तो ये वर्गीकरण बनता है किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। अगला और अंतिम वर्गीकरण जो है शब्दों का वो है व्याकरणिक प्रकार्य, ये प्रकार्य के आधार पर शब्द। और यहां पर शब्द बनते बेटा आपके 2 प्रकार के। व्याकरण की दृष्टि में शब्द कितने होते हैं, व्याकरण की दृष्टि में बेटा शब्द 2 ही प्रकार के होते हैं, और वो 2 प्रकार के शब्द होते हैं आपके विकारी और अविकारी। शब्द बनेंगे यहां पर विकारी और अविकारी। विकारी शब्द आगे चलकर बेटा 4 होंगे और अविकारी शब्द भी 4 होंगे। जैसे यहां पर लिखा जाए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये 4 जो इकाइयां हैं, ये जो 4 शब्द हैं आपके व्याकरण में वो विकारी हैं, अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी शब्द भी कितने होते हैं जी, 4 होते हैं। जैसे मैं कह दूं समुच्चय बोधक, विस्तार से इनको वही करेंगे उसी बिंदु में, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, संबंध बोधक, और एक आता है बेटा अविकारी में आपका क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार के आपके अविकारी शब्द होते हैं जिनमें विकार नहीं आता, इनमें विकार आ जाता है। तो वैसा ही नाम है, विकारी अर्थात जिनमें विकार उत्पन्न हो जाए, अविकारी अर्थात जिनमें अ जहां भी लग गया नकारात्मकता को दिखाएगा। तो ध्यान रखना ये वर्गीकरण किस आधार पर बना, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो बेटा ये वो सारे शब्द हैं जो आपको शब्द विचार में एक बार पढ़ने हैं। एक चार्ट आप बहुत सुंदर सा तैयार कीजिए, एक सारांश बता देती हूं। शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से बढ़ा, अब आपको पता लग गया जी 5 प्रकार से हम कर सकते। तो शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, 5 प्रकार से। सबसे पहला जो बना था इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर शब्द आपको पता लगे कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। तत्सम, अब छोटा छोटा लिख सकते हैं आप, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ये 5 प्रकार बने इतिहास, स्रोत, उत्पत्ति के आधार पर। एक वर्गीकरण बना। दूसरा वर्गीकरण हमने किया था रचना, बनावट। कोई भी आगे पीछे कर सकते बेटा, जरूरी नहीं आपको ये वर्गीकरण इसी रूप में, भाई पहला हमने ये किया है और दूसरा ये किया है, इसी रूप में याद रखें, नहीं, जो जैसा याद आए आप बस अपने दिमाग में एक चार्ट को बना के रखिए। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति, और एक शब्द हो सकता है बेटा संरचना का भी प्रयोग किया जाए। यहां से शब्द कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये शब्द हो गए रचना, बनावट और व्युत्पत्ति के आधार।
अब बारी आई तीसरे वर्गीकरण की, और तीसरे वर्गीकरण में कौन शामिल है, जो भी याद आया आप रख सकते हैं अपना, प्रयोग के आधार पर। तीसरा वर्गीकरण आपका बना था किसके आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और यहां शब्द आपने पढ़े 3 प्रकार के, वही सामान्य, पीछे हम बता चुके हैं, तकनीकी और अर्ध तकनीकी। ये वर्गीकरण किस आधार पर बना है, प्रयोग के आधार। नंबर 4 पर आया था हमारा अर्थ के आधार पर, और अर्थ के आधार पर बेटा दोनों विकल्प याद रखिए, 2 भी मिलेगा और 5 भी मिलेगा, ठीक है, कोई भी मिल सकता है। और 2 और 5 में अंतर यही है, 2 में बात की जाए तो सार्थक और निरर्थक की बात की जाएगी, और सार्थक शब्द कितने प्रकार के जी, 5। जो ये 5 है वो यहां लिखे जाए, है ना, जो सीधे 5 प्रकार की बात करते हैं बेटा वो मानते हैं निरर्थक शब्द नहीं होते, इसलिए वो केवल सीधा 5 प्रकार के शब्दों की बात करेंगे। और वो 5 प्रकार के आप थे एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, पर्यायवाची और श्रुत समभिन्नार्थक। हम अच्छे से लिख चुके हैं इसको पहले शब्द को। श्रुत समभिन्नार्थक शब्द किस आधार पर, सार्थक शब्द का वर्गीकरण कहें या सीधा कहें जी 5 प्रकार के शब्द, बेटा ये वो 5 प्रकार है, ठीक है। अंतिम वर्गीकरण था हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्द होते हैं जी 2 ही, कौन कौन से, विकारी और दूसरी बात की जाए अविकारी की। विकारी भी 4 होते हैं, याद रखना, अविकारी भी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक या क्रिया विशेषण। तो बेटा ये एक चार्ट है जो शब्द विचार में आपको याद रखना है। कैसे कैसे शब्द प्रयोग होते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे, लेकिन बेटा पहले ये वर्गीकरण आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न सीधा जब पूछता है पेपर में पूछ लेगा सीधा व्युत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित में से ये शब्द कौन सा है। तो आप शब्द तभी निकालेंगे जब आपको पता हो कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये चार्ट याद होने के बाद एक एक करके हम बहुत अच्छे से इस बिंदु को करेंगे। और पहला वर्गीकरण हमारा बनता है किसके आधार पर, इतिहास के आधार पर। देखिए पहला बिंदु, इतिहास की बात की थी हमने, श्रुत, उत्पत्ति, शब्द हो गए वहां 5, और सबसे पहला शब्द आता है बेटा वहां तत्सम शब्द। कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। देखो बेटा थोड़ा सा पीछे जाइए, जब हमने भाषा की चर्चा की थी मैंने बताया था आपको हमारी मूल भाषा क्या है, हमारी जननी क्या है या हमारी शास्त्रीय भाषा क्या है। वहां एक ही उत्तर होना चाहिए, संस्कृत। ये हमारी मूल भाषा है, हमारी सभी भाषाओं की शास्त्रीय भाषा भी किसे कहा जाता है, संस्कृत को। शास्त्रीय भाषा बेटा वही होती है जिससे अन्य भाषाओं का जन्म होता है। और भारत में जितनी भी भाषाएं विकसित हुई हैं सभी कहां से निकली हैं, संस्कृत से। तो हमारी सभी भाषाओं की आदि जननी या शास्त्रीय भाषा कौन सी कहलाई, संस्कृत। संस्कृत से विकास हुआ था पाली, प्राकृत, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत भी बने थे यहाँ पर, वो आप देख लेना, मैंने पहले भी बताई है ये बात, ये नहीं कि मैं आज ही बता रही हूँ। लौकिक संस्कृत ये वर्गीकरण हुआ था, फिर लौकिक संस्कृत से विकास हुआ था पाली का। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकली भाषा आपकी अपनी हिंदी। तो हिंदी का विकास ये नहीं कहा जाएगा सीधा संस्कृत से हुआ, हिंदी का विकास हमारी अपभ्रंश भाषा से, सौर सैनी भी प्रयोग होता है कई बार शब्द, सौर सैनी या अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ ये बेटा, यहाँ वो चीज बताने का क्या उद्देश्य था मेरा, देखो कोई भी टॉपिक है उसको रटने से बेहतर है आप उसे समझ लें, ठीक है। अब ये आइए, अगर पूछा जाए तत्सम शब्द क्या होते हैं, देखो बेटा इस शब्द को तोड़ लो, तत् जमा सम,
ये ऐसे बना है शब्द तत्सम, अर्थात उसके समान। किसके समान? ये किसकी बात की जा रही है बेटा? ये वो शब्द है जो संस्कृत के समान है। यही से परिभाषा याद हो जानी चाहिए। अब संस्कृत के समान कैसे जी बेटा? जो शब्द संस्कृत भाषा के जो के तो हिंदी में हम प्रयोग कर रहे हैं ना, अर्थात वो शब्द आज हिंदी में भी वही है और पहले संस्कृत में भी वो शब्द जो का त्यों था, वो शब्द क्या कहलाए? तत्सम। तो परिभाषा के तौर पर आप कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं, परिभाषा की आवश्यकता नहीं होती है बेटा। परिभाषा रटने से कुछ नहीं होगा, परिभाषा कोई पूछेगा भी नहीं, केवल शब्द को समझना है। यदि परिभाषा पूछी भी गई तो ये परिभाषा लिखकर नीचे विकल्प आपको मिलेंगे ना कि ये परिभाषा किन शब्दों के लिए है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो भी वो विकल्प देगा। तो बेटा शब्द को समझिए, उसके समान अर्थात जिस संस्कृत के समान, यही परिभाषा हो गई। जो शब्द बेटा संस्कृत से हिंदी में जो के तो आ गए, वही संस्कृत में थे वही हिंदी में है, वो शब्द हमारे क्या कहलाए? तत्सम शब्द कहलाए। बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं बेटा, जैसे मैं कह दूं पुस्तक, बालक, कन्या, विद्या, विद्यार्थी, विद्यालय, कितने भी शब्द प्रयोग देख लीजिए आप। तो ये जो शब्द है हिंदी में भी यही प्रयोग है, संस्कृत भाषा में भी, हमारी आदि जननी भाषा में भी वही प्रयोग था। तो ये शब्द हमारे क्या कहलाए? तत्सम कहलाए। इसके बाद बारी आई तद्भव शब्दों की। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तत् उससे, वही बात, भव होता है उत्पन्न होना, तो यहां आएगा उससे उत्पन्न। यहां आपने उसके समान नहीं कहा, उससे उत्पन्न हुए हैं, अर्थात उत्पन्न तो वही संस्कृत भाषा से हुए हैं, लेकिन इनमें क्या अंतर हुआ बेटा? यहां से उत्पन्न हुए हैं और ये पड़ाव पार करके यहां शामिल हो गए हैं, अर्थात संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर किस में आए हैं? हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं। इसलिए तद्भव शब्द हमारे कौन से होंगे? जो चले तो जी संस्कृत से थे, तो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर किस में शामिल हो गए? हिंदी में। पर ध्यान ये रखना है, ये शामिल हुए बेटा रूप बदलकर, अर्थात इन शब्दों में बदलाव आया। इतना बड़ा दौर पार किया तो बदलाव तो होना था। तो बेटा वो शब्द जो संस्कृत भाषा से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश का दौर पार करके रूप बदलकर किस भाषा में शामिल हो गए? हिंदी भाषा में शामिल हो गए, वो शब्द हमारे क्या कहलाए हैं? तद्भव कहलाए। तद्भव शब्द जैसे देखिए बहुत आसानी से आपको समझ में आएंगे। जैसे मैं कह दूं कपाट, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत शब्द है, हिंदी में हम प्रयोग करेंगे जी दरवाजा। वहां हम कहते हैं बेटा उष्ट्र, हिंदी में कह देते हैं ऊंट। इस प्रकार के शब्द, शीर शब्द प्रयोग किया जाता है वहां, लेकिन हिंदी में हम प्रयोग क्या कर देते हैं? खीर। इस प्रकार से बेटा ये जो शब्द है ये तो संस्कृत शब्द है, अर्थात आपके तत्सम है, लेकिन हम इनका प्रयोग हिंदी में जो का त्यों नहीं करते हैं, हम इनका प्रयोग हिंदी में इस रूप में कर रहे हैं। तो रूप बदल लिया और रूप बदलने के कारण ये शब्द क्या कहलाए? हमारे तद्भव कहलाए। तो ये थे बेटा आपके तत्सम और तद्भव शब्द। इसके बाद एक प्रश्न और आता है पेपर में, यहां से अभी उसको करेंगे हम। शब्द बेटा 4 आपको दिखाई देंगे विकल्प में, और वहां आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। बहुत ही आसान है। देखो रटना तो संभव नहीं है कि आप सारे तत्सम शब्द रट लोगे या तद्भव रट लोगे, रटना तो बेटा कहीं भी नहीं चलेगा, और जहां शब्दों का अंत ही नहीं है वहां तो ये संभव ही नहीं है कि जी हम याद कर लेंगे। तो बेटा यहाँ एक प्रश्न आता है, आपने भी पढ़ा होगा, मैं बार बार वही कहूंगी, यदि आप तैयारी में हो तो आपको पता होना चाहिए किस किस प्रकार के प्रश्न वहां पूछे जाते हैं। तो बेटा तत्सम और तद्भव के लिए शब्द पूछा जाता है कि कौन सा शब्द तत्सम है
या कौन सा शब्द यहाँ तद्भव है। एक ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है किसी भी एग्जाम के लिए। तो अब रटना संभव नहीं है तो जी हल कैसे करेंगे। देखो बेटा, यदि किसी व्याकरण पुस्तक की आप बात करें तो वहां एक ही लाइन लिखी होती है कि तत्सम तद्भव में अंतर करना है तो क्या करेंगे, कैसे अंतर करें इसमें, वो क्या लाइन मिलेगी आपको। सबसे पहली लाइन होती है कि भाई तत्सम शब्द बोलने में, अर्थात उच्चारण की बात करें हम, उच्चारण में और वर्तनी में अर्थात लेखनी में कठिन होते हैं। एक तो ये बात होती है, ठीक है। और तद्भव आपके सरल होंगे, सरल होते हैं। वो तो अभी हमने देख लिया ना, उष्ट्र है, जैसे ही हमने पढ़ा लग गया ना कि जी ये तो उच्चारण में भी कठिन है और वर्तनी भी कठिन है, तो सीधा सा उत्तर होगा ये शब्द क्या होगा, तत्सम। ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर इसी का सरल रूप आ जाए, जैसे हमने कहा था ऊंट होता है, तो बेटा वो आपका क्या होगा, तद्भव होगा। तो जो तत्सम शब्द होते हैं वो कठिन होते हैं बजाय किनके, तद्भव शब्दों के। इसके अलावा आपको क्या मिलेगी दूसरी लाइन कि तत्सम शब्दों का प्रयोग कम होता है, शब्दों का प्रयोग कम करेंगे बजाय उनके तद्भव के, हाँ बिल्कुल तद्भव के। तो तत्सम शब्दों का प्रयोग क्या है जी, कम से कम प्रयोग होगा, तद्भव शब्दों का प्रयोग ज्यादा होता है, क्योंकि जो चीज आसान होती है लेखनी में भी और उच्चारण में भी, भाषा में हम वही ज्यादा प्रयोग करेंगे। तो तब तद्भव शब्द हमारे लिए सरल होते हैं, तत्सम शब्द कैसे होते हैं, कठिन होते हैं। तो बेटा ये दो लाइनें ही आपको वहां किसी भी किताब में मिलेंगी। तो इन दो लाइनों से तो संभव है नहीं, क्योंकि बेटा बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो वर्तनी में उच्चारण में जमे हुए हैं, उनका हमें पता ही नहीं लगता कि ये तत्सम में रखा जाए या तद्भव में रखा जाए। तो यहाँ इन दो लाइनों के बाद क्या अंतर हम देखें कि जिससे हमें बेटा वो प्रश्न हमें आसानी से समझ में आए और उस 1-2 नंबर को हम आसानी से प्राप्त कर सके। उसके लिए बेटा आपको देखनी होगी कल की कक्षा। आज के लिए इतना ही, और जो वो आगे अंतर हम पढ़ेंगे ना तत्सम तद्भव में, वो अंतर कैसे तैयार किया गया। बेटा किसी भी चीज को हम यदि बार बार पढ़ते हैं, बहुत सारे तत्सम शब्द या बहुत सारे तद्भव शब्द हमने एक साथ पढ़े, तो बेटा वो अंतर अपने आप दिखाई देता है कि लगभग ऐसे शब्द तत्सम होते हैं और ऐसे तद्भव होते हैं। 3 या 4 नियम मैं आपको कल बताऊंगी, जिनसे आपको ये जो एक प्रश्न हल करने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। कारण क्या है बेटा, वो जो 2-3 नियम हम पढ़ेंगे कल, उसमें आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई देगा कि इस तरह का प्रयोग तत्सम में होता है और इस तरह का तद्भव में। आज के लिए इतना ही। ये चार्ट अच्छे से तैयार कीजिए और तत्सम तद्भव में अंतर हम करेंगे कल। धन्यवाद।